जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन। आप लोग जानते ही हो हाइपर कॉन्जुगेशन एक जीओसी का टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जीओसी के, है ना। आईआईटी मेडिकल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम आज के वीडियो में इसको कवर करेंगे और साथ के साथ इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन। It is the special kind of resonance in which delocalization of, note करिए एक बार, it is a special kind of resonance in which delocalization of electrons takes place through sigma and p orbitals or sigma and पाई ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होगा कि जब सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल्स के बीच में जो बन रहा है उसमें हम लोग कहेंगे कि कार्बोकैटायन के हिसाब से होगा। कार्बोकैटायन या दूसरी इंटरमीडिएट कौन सी हो सकती है इसमें, फ्री रेडिकल्स। जब हम सिग्मा और पाई ऑर्बिटल की बात करते हैं तो यहाँ से जो ये इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाएगा ये एल्कीन में किया जाएगा। इट्स ऑल्सो नोन एज बेकर-नाथन इफेक्ट, ठीक है। अगर देखिए 11th में आपके में एग्जाम में आता था तो आप लोग क्या करते थे कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स उसमें बना करके देखनी होती थी, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे हैं वो 2 टाइप का है। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल्स। एक तो है हमारे पास सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल्स, एक है हमारे पास सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल्स। अब देखिए सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो हमारे पास कितनी इंटरमीडिएट हो गई, 2। एक होता है कार्बोकैटायन, एक है फ्री रेडिकल्स। अगर हमें यहां से देखना है सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल्स से तो हम लोग एग्जांपल के तौर पे क्या कहेंगे कि हमें जो देखना है वो एल्कीन में देखना है। अब देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। तो इसमें हमने देखा कि इट इज़ अ स्पेशल काइंड की रेजोनेंस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन देखना पड़ता है सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल्स के बीच में या सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल्स के बीच में। तो इसको हम लोग 2 तरीके से डील कर रहे हैं, सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल्स, जिसमें 2 इंटरमीडिएट में देखा जाएगा कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल्स। इसमें एक है हमारे पास सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल्स। सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल्स की बात हम लोग कर रहे हैं तो किसकी बात करेंगे, एल्कीन की। अब देखिए इसमें हम लोग नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन प्लस 1। और ये जो आपको चेक करने हैं नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन लिखा हुआ है ये प्लस 1, ये जो चेक करना है आपको आइदर दिस और आइदर दिस, इससे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि ये हमारे पास फ्री रेडिकल्स है। फ्री रेडिकल वाला पहला वाला कार्बन और कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 3। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर 3 अल्फा प्रेजेंट है क्योंकि फ्री रेडिकल से देख रहे हैं। अब जैसे अगर हमारे पास आ जाए सपोज करिए कार्बोकैटायन,
इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि कार्बोकैटाइन से जो कार्बन है उस पर कितने हाइड्रोजन है? 3। तो हम कहेंगे अल्फा कार्बन हाइड्रोजन हमारे पास कितने होंगे? 3। इस तरीके से। अभी इस केस में जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें कितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन होंगे, तो आप कहेंगे 0। अभी कोई अल्फा कार्बन हाइड्रोजन इसमें नहीं है। एल्कीन से जो नेक्स्ट वाला कार्बन होगा उसको आप लोग कहेंगे, हम लोग कहेंगे ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है, तो कितने होंगे यहाँ पे हमारे? 3। तो हमें जो हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है वो 3 चीज़ों से देखना है, कार्बोकैटाइन फ्री रेडिकल्स जो इसमें आते हैं, और सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल्स मतलब एल्कीन्स में देखना। ठीक है। अब एक ये चीज़ हो गई कि हमारे पास इसमें हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स कितनी होंगी, इस वाले मॉलिक्यूल्स में या इस वाले मॉलिक्यूल्स में, सेम इस वाले मॉलिक्यूल्स में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कितने अल्फा हैं? 3। यहाँ पे कितने? 3। यहाँ पे कितने? 3। तो नियरली सब में एक जैसे अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है। आप इसको यहाँ पुट कर देंगे, नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन 3 हो गए प्लस 1। तो अगर आपसे इसमें पूछे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स कितनी होंगी, इसमें 4। जो इसमें है वो इसमें होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है? सेम। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि जैसे कोई एल्कीन है लाइक दिस, इसी को ले लेते हैं, ये हमारे पास कोई एल्कीन है। इसमें देखिए साइमल्टेनियसली जब बॉन्ड का क्लीवेज होता है, जैसे कोई हमारे पास ये 11th वाले बच्चों के लिए जो बोर्ड में मतलब लिख करके आने वाले हैं पेपर में। और अगर हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें केवल इतना समझना है कि इसकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए अप्लाई होता है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स वाला फार्मूला, तो हम जनरली वैसे ही बता सकते हैं। थोड़ा 11th पे एक बार कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। जैसे देखिए अगर इसका ये वाला अल्फा ये शिफ्ट होगा, बॉन्ड का क्लीवेज और बॉन्ड का फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली चलता रहता है। तो अगर ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे करके सपोज करिए निकल गया, तो अगली हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या होने वाली है? इस तरीके से ये अलग निकल जाएगा। ठीक है। अगले वाले में क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, शिफ्ट होगा और यहां पे आ जाएगा लाइक दिस। ये वाला यहां शिफ्ट हुआ, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के निकल गया। ऐसे ही सेम अगली वाली हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, ये यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर क्लीवेज होगा। ये क्लीवेज है। नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, ये साथ के साथ जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अब देखिए ये फर्स्ट वाली और लास्ट वाली जो होने वाली है वो तो आइडेंटिकल होने वाली है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग यहाँ देखें तो पॉसिबल कितनी स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं? 1, 2, 3 एंड 4। तो इस तरीके से क्लीवेज इसका होता है। ठीक है। अब देखते हैं इसमें कितने टाइप्स के हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ये 2 टाइप का होता है। एक और थोड़ा ध्यान देंगे, ये 11th वाले बच्चों के लिए नहीं है बेसिकली, ये IIT JEE मेडिकल या फिर MSc वगैरह के लिए है टॉपिक, टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। नहीं तो 11th वाले बच्चों को लगेगा कि अच्छा सर क्या पढ़ा रहे हैं, टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन तो होता ही नहीं है। हाँ, आपको लग सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में ये है नहीं है। हम थोड़ा सा आगे की बात कर लेते हैं ना, जो आप जानते हो उससे थोड़ी सी आगे की बात करेंगे बस। टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर टाइप की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप का होता है। एक होता है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, एक होता है माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है। तो एक है हमारे पास प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, एक है हमारे पास माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन। अब प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन में कैसे करना है, जैसे सपोज करिए CH3 है, ये CD3 है और यहाँ पर CT3 है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर H होगा उसका हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस H उतना ही ज़्यादा लगने वाला है, तो इसका प्लस H ज़्यादा है। अगर इसी में हम प्लस आई इफेक्ट की बात करें सेम मॉलिक्यूल्स में, तो ध्यान रखिएगा प्लस आई इफेक्ट इसमें लगने वाला है।
अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हम गुड लिविंग ग्रुप देखते हैं। गुड लिविंग ग्रुप देखते हैं। इसमें गुड लिविंग ग्रुप कौन सा बताइए? लास्ट वाला। तो -H हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर हम बात करें, जितना जल्दी अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना जल्दी -H होगा। तो ये वाला जो है वो -H हाइपर कॉन्जुगेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि -I हाइपर कॉन्जुगेशन किसका होगा, तो जितना ज़्यादा विथड्रॉइंग ग्रुप होगा उसका -I इफेक्ट माइनस इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इस तरीके से नोट करिए एक बार। देखिए अब इसमें अगर एक क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में कि हमारे पास ये वाला कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, चलो बताओ इसमें ये वाला कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, +H या -H? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक अभी H आया हुआ है, एक H अगर ये निकल जाए अपने इलेक्ट्रॉन दे करके तो यहाँ माइनस आ जाएगा। माइनस आ जाएगा तो ये कार्बोनाइन को स्टेबलाइज करने के लिए ये नेगेटिव वाला पार्ट इधर आएगा, फिक्स होगा। तो यहाँ पर ये अभी तक कौन सा वाला शो कर रहा है हमारे पास, +H हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें ऑब्जर्व होगा ऑलरेडी, ठीक है? लेकिन अगर ये हमारे पास 3 की 3 आ जाए, अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कोई भी H नहीं है तो कार्बोनाइन नहीं आएगा। कार्बोनाइन नहीं आएगा तो ये विड्रॉन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। जब इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉन करेगा उस केस में आप क्या कहना शुरू कर देते हो, यहाँ पर ये -H होगा। अब यहाँ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पर बेस्ड है कि -H ज़्यादा कहाँ होगा, अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो -H वहाँ पर ज़्यादा होगा। अब इस हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से हम एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, देखिए हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं कि स्टेबल होगा या नहीं होगा या कौन किससे ज़्यादा होगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट हमारा चलता है, आ रही है। सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है, फिर रेजोनेंस लगाना है आपको, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट लगाना है। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, कि जैसे हमारे पास सपोज करिए कोई दो मॉलिक्यूल्स 1 और 2, ठीक है? बताइए इनमें दोनों में किसका ज़्यादा स्टेबल होगा, विच वन इज़ द मोर स्टेबल मॉलिक्यूल्स? अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो हेयर 3 अल्फा, समझ रहे हो ना आप, कार्बोकैटाइन के बगल वाले कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोल रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा, और यहाँ पे कितने अल्फा हैं? 2 अल्फा। तो देखिए इसका जो है +H कम है जबकि +I ज़्यादा है। इंडक्टिव इफेक्ट इसमें ज़्यादा है जबकि + हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें कम है। अगर इसकी बात करें हम लोग, + हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है जबकि +I इसमें कम है। विच वन इज़ द मोर स्टेबल? +H वाले को हम लोग डोमिनेंसी पे रखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट से भी ज़्यादा ये होगा, ठीक है? अब जैसे हमारे पास कोई सेकंड मॉलिक्यूल्स आ जाए, नोट कर रहे हो? नोट करने से पहले एक बार समझ लो, अगर आपको समझ में आ गई फिर नोट करिएगा। जैसे लाइक दिस, अगर आपसे पूछे कि इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा वाला मॉलिक्यूल्स होगा, अब यहाँ पे देखिए आप लोग कितने अल्फा हैं? 3 अल्फा। यहाँ पे कितने? 3 और 3 6 अल्फा, और यहाँ पे कितने? 3 3 3 9 अल्फा। विच वन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल? दैट वन। अब जनरली स्टूडेंट के लिए जब ये क्वेश्चन आ जाता है तो पूछा जाता है इसकी स्टेबिलिटी का क्या रीज़न है, तो स्टूडेंट लिख करके आता है +I इफेक्ट। ध्यान रखिएगा +I इफेक्ट अब आपको नहीं लगाना है, अब हाइपर कॉन्जुगेशन को सेलेक्ट करना है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले क्या देखते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है? एक बार नोट करिए फिर करते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला है हमारे पास कि अगर इस तरीके से आ जाए, बताइए विच वन इज़ द मोर स्टेबल दोनों मॉलिक्यूल्स में से? देखिए इसका +I इफेक्ट ज़्यादा है जबकि इसका +H ज़्यादा है। विच वन इज़ द मोर स्टेबल? दिस वन, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है जबकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग रहा है, +I इफेक्ट ज़्यादा है। और हम लोग जानते हैं RI पे चल रही है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए, अब विच वन इज़ द मोर स्टेबल? आप लोग जानते हो अब हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लग गया है, +I इफेक्ट ज़्यादा होगा इस केस में, इसमें नहीं होगा, क्योंकि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो इसके अल्फा पे काम करना चाहिए।
यहाँ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन आया नहीं है, इसलिए हम लोग कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, प्लस आई इफेक्ट। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें मॉलिक्यूल्स में, तो आप देखिए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, ये एल्कीन है, एल्कीन के बगल वाले यहाँ पर हाइड्रोजन रहा होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन रहा होगा, तो हमारे पास 2 and 2 4, तो टोटल अल्फा कितने हो गए, 2 + 2 = 4 अल्फा। यहाँ पे कितने अल्फा हैं देखिए, एल्कीन के पास वाले देखने 2 4, और यहाँ पर ये CH3 रहा होगा, यहाँ पर ये CH3 रहा होगा, तो ये 6 ये रहे, 4 ये रहे, तो टोटल कितने अल्फा है हमारे पास, 10। अब आप देखिए एक कार्बन है यहाँ पे, 3 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, एक हाइड्रोजन यहाँ रहा होगा, एक यहाँ पे रहा होगा, तो 1 और 1 2 अल्फा, जबकि यहाँ पे कोई अल्फा नहीं है ना, एक यहाँ पे और लगा देते हैं। अब यहाँ पे कितना है, 1 अल्फा, ओनली 1 अल्फा। तो इसकी स्टेबिलिटी का देखें तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया हमारे पास, सेकंड। जितने ज़्यादा अल्फा कार्बन हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। फिर हो गया फर्स्ट, फिर हमारे पास कौन सा हो गया, थर्ड, देन कौन सा हो गया, फोर्थ। इसको ध्यान रखना है मॉलिक्यूल्स को। एक बार और क्वेश्चन लेते हैं, एक और, जैसे सपोज करिए अगर इनमें 1 2 3 में ही पूछ लिया जाए कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। अब आप देखिए इसमें जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो सब में सेम है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो 4 अल्फा इसमें है, तो 4 अल्फा इसमें भी है, फिर 4 अल्फा इसमें भी है, तो यानी कि हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं कर रहा है। जब हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करेगा तो हम लोग किस में जाएंगे, फिर इंडक्टिव इफेक्ट में। प्लस आई इफेक्ट कहाँ पे लग रहा है आपको, देखिए ड्यूटेरियम यहाँ पे 9 है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, फर्स्ट हो गया। यहाँ पे डी जो है वो 2 है, जबकि यहाँ पे डी 1 है, तो कौन सा वाला आंसर जाएगा, 1 2 3। एक बार नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। अब देखिए इन मॉलिक्यूल्स में आपको स्टेबिलिटी बतानी है, ठीक है, और ये IIT JEE एडवांस और MSc नेट वगैरह में आते रहते हैं, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको हम ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बोलते हैं, तो एक बार पहले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, ओवरऑल स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन, या कॉन्जुगेशन लेते हैं पहले। कॉन्जुगेशन का मतलब यहाँ पर रेजोनेंस आ जाएगा। रेजोनेंस के बाद क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। अगर ये नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन हमें दिख जाते हैं तो उसके बाद हमें क्या देखना है, मॉलिक्यूल को असिमेट्रिक है या नहीं है। फिर हमें क्या देखना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के बाद हमें क्या देखना है, ट्रांस, ध्यान रखना। फिर हमें क्या देखना है, सिस। ये हमारे पास जो ऑर्डर है वो ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बोला जाता है। यानी कि सबसे पहले स्टेबिलिटी चेक करते समय ये देख लीजिए कहीं कॉन्जुगेशन आ रहा है, दैट विल बी द रेजोनेंस। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन आएगा, तो उसमें अगर नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन आ जाए उस वाले टॉपिक में हम इसमें जाएंगे। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स को पहले देखना है, फिर हमें सिमेट्रिक को देखना है, ट्रांस को एंड सिस को। अब देखिए ये वाला कैसा है, हमारे पास एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि जितने इधर की तरफ अल्फा हैं, तो कितने अल्फा है हमारे पास, 6, उतने इधर की तरफ तो नहीं है, तो दैट विल बी द एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। जबकि ये कैसा होगा बताओ, 6 अल्फा है हमारे पास, लेकिन कैसा मॉलिक्यूल है ये, सिमेट्रिक। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास एल्कीन है, लेकिन कितने अल्फा हैं यहाँ पर, कितने अल्फा हैं, 3 अल्फा, और यहाँ पे कितने अल्फा हो गए बताइए, 9 अल्फा, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 0 अल्फा, अल्फा 0, यहाँ पे कितने, 12 अल्फा, फिर यहाँ पे कितने हमारे पास, 6 अल्फा, लेकिन कौन सी फॉर्म बनी हुई है, सिस, सेम ग्रुप सेम साइड, सिस बनी हुई है। यहाँ पे कितने, 6, लेकिन क्या बनी हुई है, ट्रांस। चलिए
देखिए सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो 12 अल्फा होगा, यानी कि 6 वाला मॉलिक्यूल्स होगा। उसके बाद देखिए 9 अल्फा कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, 4th वाले मॉलिक्यूल्स पे, तो ये 4 होगा। देन आफ्टर हमारे पास ये कैसा है, ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है, तो एसिमेट्रिक को पहले लाना है, यानी कि सबसे पहले हमने अल्फा चेक कर लिए, अब एसिमेट्रिक को लाओ, तो फर्स्ट वाला आंसर होगा। देन आफ्टर सिमेट्रिक को लाइए, तो सिमेट्रिक इसमें कौन सा, सेकंड, तो सेकंड आंसर होगा हमारे पास। अब अगला देखिए, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, उसके बाद ट्रांस पे आना है। दिस इज द ट्रांस मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास कौन सा, 8। देन आफ्टर 7, ये वाला, ठीक है। अब सिस पे आ गए हम लोग, हमारे पास 3 कहाँ है, ये 3 है। उसके बाद देखेंगे हम, ये 3 वाला आएगा। देन आफ्टर आप देखिए 5 वाला आएगा। तो सारे मॉलिक्यूल्स हो गए, ये ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है। एक बार नोट करिए इसको, और इस मॉलिक्यूल्स को समझिए, इस वाले मॉलिक्यूल्स को समझिए। अब देखिए इसमें क्या है, आप ये मॉलिक्यूल्स में 7 मॉलिक्यूल्स हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन बोला जा रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ हमें आना है, रेजोनेंस में तो है, ये वाला जो फ्री रेडिकल है वो रेजोनेंस में तो है, लेकिन हमें नीचे आना पड़ेगा। मतलब हमारा ये कॉन्जुगेशन चल रहा है। मैं कॉन्जुगेशन नेक्स्ट क्लास में करूँगा, जिसमें एक को बोलते हैं लीनियर कॉन्जुगेशन, एक में बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे कौन सा हो रहा है हमारे पास, क्रॉस कॉन्जुगेशन, मतलब मॉलिक्यूल्स इधर जा रहा है, इधर आ रहा है। जबकि ये वाला जो है हमारे पास रेजोनेंस मिल रहा है, ये कौन सा मिल रहा है, लीनियर वाला मिल रहा है। तो यहाँ भी रेजोनेंस है। पहले आप उन फ्री रेडिकल को चेक करिए जिसमें रेजोनेंस आ रहा है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना। देखो यहाँ रेजोनेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस फ्री रेडिकल से रेजोनेंस नहीं आ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि ये यहीं पे खत्म हो जाएगा और फ्री रेडिकल आ गए, तो इसमें रेजोनेंस नहीं है, केवल अल्फा चेक करने हैं आपको। तो अल्फा कितने हो गए बताइए, देखो फ्री रेडिकल के पास वाले ये अल्फा और ये अल्फा, तो कितने अल्फा हैं यहाँ पर, 4 अल्फा हैं। जबकि अगर यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, ये भी रेजोनेंस में नहीं आ रहा है, तो रेजोनेंस में नहीं आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहा होगा, लेकिन फिर भी अल्फा कितने हैं यहाँ पे, देखिए एक तो ये वाला अल्फा है, 2 ये अल्फा है, तो यहाँ टोटल 3 अल्फा है। ये फ्री रेडिकल्स आप जो देख रहे हो, ये आ रहा है, रेजोनेंस में आ रहा है, लेकिन ये क्रॉस कॉन्जुगेशन माना जाएगा, ठीक है। तो ये रेजोनेंस वाला है, यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे क्या है, देखो ये रेजोनेंस नहीं लग रहा है, केवल हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, क्योंकि फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा है। अब आप देखिए 7 वाले में ये लीनियर कॉन्जुगेशन है, ये रेजोनेंस लग रहा है। तो देखिए रेजोनेंस हमारे पास किस किस मॉलिक्यूल में लगा, 1 2 1 वाले मॉलिक्यूल्स में लगा, 2 वाले मॉलिक्यूल्स में लगा, और 5th वाले में लगा, और 7th वाले में लगा। अब अगर हम बात करें तो इसमें लीनियर कॉन्जुगेशन है ना, तो ये वाला ज़्यादा होगा। सबसे पहले आ गया 2, देन आफ्टर हमारे पास लीनियर कॉन्जुगेशन किस में जा रहा है, 7 में, 7। अब क्वेश्चन ये है कि 2 और 7 में से हमने 2 को ही पहले क्यों लिया, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से चेक करेंगे। एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है, ऊपर समझाएंगे, एक बार नोट करिए पहले। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग 2 वाले को ले रहे हैं, यानी कि इसको ले रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे कितने अल्फा होंगे हमारे पास, 2 अल्फा इसमें। जबकि यहाँ पे 7 वाला जो है उसमें केवल कितना अल्फा होगा, इस वाले कार्बन के पास 1, तो इसमें 1 अल्फा है और यहाँ पर 2 अल्फा है। इसलिए हमने पहले किसको रखा, 2 को, फिर किसको रखा हमने, 7 को, फिर किस में जाएंगे हम लोग, 5 और 1 बचा, तो पहले आ जाएगा 5, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है, लेकिन यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, तो ज़्यादा अल्फा भी आ गए और रेजोनेंस भी है, तो पहले जाएगा 5 एंड देन जाएगा 1। ये जो हमारा हो रहा है वो रेजोनेंस के बेसिस पे। देन आफ्टर देखिए आप लोग 3 वाले में कितने अल्फा हैं हमारे पास, 4 अल्फा हैं। देन आफ्टर इसमें कितने अल्फा हैं हमारे पास, देखो फ्री रेडिकल से, ये वाला जो है फ्री रेडिकल का 3 ये रहे, 1 4 एंड 2 5, 2 एंड 3 5 एंड 1 6, टोटल 6 अल्फा हैं, और इसमें 3 अल्फा हैं और इसमें 4 अल्फा हैं। तो पहले कौन सा जाएगा हमारे पास, 6 के बाद कौन सा गया, 3,
3 के बाद कौन सा गया 4, ठीक है। ये जो है ऑर्डर वो हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड है। तो ओवरऑल जो स्टेबिलिटी वाला मॉलिक्यूल्स का ऑर्डर होगा वो ये वाला होगा इसमें, ठीक है। ये हमने कैसे किया, पहले हाइपर रेजोनेंस चेक करिए, कहीं कोई पीरियडिकल रेजोनेंस में तो नहीं आ रहा है। अगर रेजोनेंस में आ रहा है तो उसको पहले प्रायोरिटी देनी है, देन आफ्टर आपको अल्फा चेक करना है, देन इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक चीज़ और समझिए, जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए इसमें अगर हम अल्फ़ा की बात करें, यहाँ डबल बॉन्ड से जो अल्फ़ा है वो 3 अल्फ़ा है हमारे पास, और यहाँ पे कितना अल्फ़ा है 2 अल्फ़ा है, जबकि यहाँ पे कितना अल्फ़ा है 0 अल्फ़ा है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से एल्कीन से नेक्स्ट वाला कार्बन जो है वो अल्फ़ा है, तो यहाँ पे कितना है 0, तो प्लस आई इफेक्ट तो ज़्यादा है लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें कम है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं बस। जैसे अगर रिएक्टिविटी का कोई ऑर्डर आ जाए हमारे पास तो कैसे सॉल्व करना है, एक चीज देख लीजिए, एनामलस बिहेवियर ऑफ हैलोजेंस। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ध्यान रखिएगा इसमें प्लस आर डोमिनेंसी दिखाता है एज कंपेयर टू माइनस आई से। बात कर रहा हूँ मैं जब बेंजीन रिंग के ऊपर होता है फ्लोरीन तब की। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर माइनस आई डोमिनेंसी दिखाता है ओवर द प्लस आर। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी, तो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी को कैसे करेंगे एक बार नोट करिए, उसके बाद देखते हैं, एक बार नोट करिए। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो डायरेक्शन देखी जाती है वो किससे देखी जाती है, प्लस आर से, जबकि जो रिएक्टिविटी देखी जाती है वो किससे देखी जाती है, माइनस आई से। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इज बेस्ड ऑन प्लस आर इफेक्ट while reactivity is controlled by माइनस आई इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इस तरीके से, रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा, तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन पर ही बेस्ड है। तो बताइए इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। देखिए यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि जब डायरेक्शन देखेंगे तो हम प्लस आर देखेंगे, लेकिन जब रिएक्टिविटी देखेंगे तो माइनस आई देखेंगे। तो इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसमें लग रहा है, इसमें, तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो देखिए ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने कवर किया हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आपको ये बताना है कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ठीक है, और कोशिश करूँगा कि और भी अच्छा कराएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर करें वीडियो को, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।